नमस्कार, आदाब। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शन पे, जिसकी हमने पहले भी बात की है। ये एक बड़ा अजीब-सा इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन पहले भी पाकिस्तान में होते थे, वहाँ भी रिगिंग होती थी, लेकिन इस इलेक्शन में तो पूरा पहले ही से तय है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको कैसी गवर्नमेंट होगी, एक पार्टी का रूल नहीं होगा। ऐसा लगता है कि जैसा कि वो चाहते हैं कोलिशन हो। कोलिशन के मतलब ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो फार राइट पार्टीज जो है वहाँ की या मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं उनकी जो पार्टी है उनके ऊपर उसकी डिपेंडेंस होगी। और जब जी चाहेगा आदमी क्योंकि ये जितनी भी पार्टीज इस किस्म की हैं, कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं या आतंकवादी ग्रुप बहुत से हैं जो जिन्होंने अपनी नई पार्टियां बना रखी हैं। मरकजी मिल्ली क्या है, इस तरह से पाकिस्तान लीग बना ली है। तो ये इस किस्म की जो पार्टीज हैं इनको थोड़े थोड़े सीट मिल जाएंगी, मगर इनके ऊपर जो भी गवर्नमेंट होगी वो डिपेंडेंट होगी, ऐसा लगता है। और ये सारे चाहे एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हों या मिलिटेंट ग्रुप्स हों, इन्हीं से जुड़े हुए हैं ये सब एक दूसरे के। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन्हीं लोगों के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। जमात इस्लामी या जमातुल उलमा इस्लाम, जिसके फजलुर रहमान चीफ हैं, ये इनके पास इतनी सीट्स आ जाएंगी कि ये गवर्नमेंट को कभी भी टॉपल कर सकते हैं। और ये सब के बहुत घनिष्ठ संबंध सेना से है। तो ये वार्ता। दूसरी बात ये है कि वहां के लोगों का मानना है कि ये इलेक्शन को सरकार आर्मी ने चुरा लिया है पहले ही। स्टोलन इलेक्शन वो कहते हैं उसको। और इसकी कोई क्रेडिबिलिटी लोगों की जनता में नजर नहीं आ रही है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, जैसे जैसे 8 तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे उनको लगता है। और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि ये वर्स्ट इलेक्शन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जो कि कंप्लीटली रिग्ड है। पहले ये होता था थोड़ा सा रिगिंग के इतना अपना आदमी जीत जाए, और ये जो भी जीतेगा उसको तो डिपेंड करना ही है सेना के ऊपर। लेकिन ये चलन थोड़ा इससे पहले कमर बाजवा जब आर्मी चीफ थे, यानी इनसे पहले, उन्हीं ने भी यही किया था। सिलेक्शन किया था जिसमें इमरान खान को जिताया था। आर्मी का बड़ा रोल था उसमें, यानी पोलिंग बूथ पे भी आर्मी डिप्लॉयड थी, और उन्हीं ने उस तरीके से मैनेज कर लिया था इलेक्शन। मगर ये था कि और पार्टीज भी लड़ रही थी, उसमें से जीते भी कुछ और कुछ हारे भी, और इनको किसी सूरत से मैनेज करके बिठा दिया था। और थोड़ी बहुत पावर भी दे रखी थी इनको। लेकिन अब जो सिस्टम आया है उसमें पावर भी नहीं होगी बिल्कुल इन लोगों के पास। हर मसले पे इनको सेना के पास जाना होगा और दूसरी उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि उनको जो है जैसा वो कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। कोई बीच की चॉइस वहां पे नजर नहीं आती। और हम देख ही रहे हैं जिस तरीके से रिग्ड इलेक्शन इसलिए कहा जाता है कि प्री पोल रिगिंग हो गई है। जो कि सबसे पॉपुलर लीडर था इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान ही की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन थोड़ा सा भी हो जाएगा तो उसकी पार्टी जीत जाएगी। उसकी सपोर्ट तीनों बड़े जो प्रांत हैं वहां के, उसमें अच्छी खासी है। यानी कि पंजाब में भी उनका काफी है, हालांकि वो पंजाबी नहीं है, लेकिन क्योंकि पंजाब में रहते हैं। और फिर उसके अलावा उनका खैबर पख्तूनख्वा और फिर बलूचिस्तान, सिंध, इनमें भी अच्छी खासी पकड़ है। खासतौर से यूथ में बड़ी तादाद में निकल के आता और उनको वोट करता। औरतें और यूथ सबसे ज्यादा आगे थे उस फ्रंट लाइन में। उनको तो जिस तरीके से वो जेल में है और उनकी पार्टी का जो हशर हो रहा है हम सब जानते हैं। उनके वर्कर्स, उनके सेकंड रैंक थर्ड रैंक लीडर्स भी जेल में हैं। और यही नहीं बल्कि मैंने पहले भी बताया कि उनका पोस्टर में भी तस्वीर नहीं छप सकती। उनके सिंबल जो बैट है उसको भी कहीं आप नहीं छाप सकते, लगा सकते, ना ही उनकी पार्टी का कलर का भी इस्तेमाल। इस वजह से वो कह रहे हैं कि भाई ये तो चोरी हो गया इलेक्शन, ये तो पूरा धांधलेबाजी है, चोरी है, और इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ ये है भी है कि नवाज शरीफ की नियुक्ति लोग कह रहे हैं वहां पे। जनरली आम लोगों का मानना ये है कि नहीं का होगा, ये सबसे बड़े लीडर के रूप में इमर्ज हो रहे हैं पंजाब में।
बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा, और पंजाबी होने की वजह से इनको पंजाब के वोट इमरान खान के ना होने पे इनके जो। दूसरी समस्या एक और है क्रेडिबिलिटी की। अगर लो पोलिंग हो रही है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कहीं इमरान की पार्टी के लोग बाइकआउट कर दें जाने से, तो एक बड़ी संख्या में यूथ नहीं आएगा, और परसेंटेज अगर पता चला 15-20 ही परसेंट है, तो फिर आर्मी को और दूसरे मेथड करने पड़ेंगे, घर से लोगों को निकालना पड़ेगा वोटिंग कराने के लिए, इसलिए कि उन्हें जिताना ही है, और ऐसा संभव हो सकता है, उसमें वायलेंस का भी डर है। दूसरी बात ये है कि आसिम मुनीर जो है, इन्हीं ने पूरा तय कर रखा है कि किस तरीके से पूरा प्लान होगा, बना हुआ है वहां पे, लोगों का कहना ये है। दो और एक और मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पीपीपी यानी पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी, ये भी पैन पाकिस्तान बन गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो इसके लीडर पहले थे, उन्हीं ने बनाई थी, और फिर उसके अलावा उनकी बेटी जो थी, वो बहुत बड़ी, बेनजीर भुट्टो इसकी बड़ी लीडर बनी। दोनों की हत्याएं हुई, और दोनों की हत्याओं में सेना का इन्वॉल्वमेंट है। उनके में तो खासतौर से सीधा सीधा जियाउल हक ने जेल में कंगारू कोर्ट बना के और उनको फांसी दे दी थी, दिलवा दी थी। भुट्टो साहब को, उनकी बेटी को आतंकवादियों को अलाउ कर दिया, आतंकवादियों ने आके मार दिया। ये सभी जानते हैं कि किस तरीके से स्टेट मैनेजमेंट था। इस समय ये कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आर्मी की तरफ देख रही है। उसकी कोशिश ये है कि किस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा खुश करे आर्मी को, ताकि उसको कुछ सीटें मिल जाए, वो जीत जाए। चाहे बिलावल भुट्टो में जो पीपीपी के है, पीपल्स पार्टी के, जो कि सिंध की बड़ी पार्टी है, और एक जमाने में तो इसका काफी रुतबा भी था। लेकिन ये कि दूसरी तरफ ये है कि नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ, वो भी सेना के मदद से चल रहे हैं। नवाज शरीफ आए इसीलिए, लाए इसीलिए गए, उनके गुनाहों को माफ कर दिया, उनके जितने करप्शन केसेस थे उनके सबको सस्पेंड कर रखा है कि वो इलेक्शन लड़े। और ये पुराना इनका संबंध है सेना से। नवाज शरीफ का जो पार्टी, ये बहुत कंजर्वेटिव है, और दूसरी बात ये कि ये इनके परिवार का जमात इस्लामी और जमातुल उलमाए इस्लाम, और फिर उसके अलावा तबलीग जमात, इन तीनों से बहुत घनिष्ठ संबंध है। यही तीनों मेन पार्टीज हैं। और फिर उसके बाद आतंकवादी संगठन जो है लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनको पंजाब के बजट से भी शहबाज शरीफ लगातार फंड करते रहे, इनके जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम है उसके नाम पे, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ भारत में होता था। इस तरीके से इनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, और इन पार्टीज का प्रेशर भी था, क्योंकि ये जितनी भी एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज या आतंकवादी ग्रुप है, ये सेना के बहुत ट्रस्टेड एलाई हैं, और इनका प्रेशर था कि इस जो हालात हैं इसमें नवाज शरीफ को वापस लाना चाहिए, वरना सेना एक स्टेज पे उन्होंने तय कर लिया था कि हम कभी इनको वापस नहीं आने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं ने भी सेना को चैलेंज कर दिया था। इस वजह से इनको देश निकाला बाद में हो गए, ये खुद ही चले गए इलाज के बहाने से, और वहां पे थे। ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, बातें अच्छी करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में इनका काफी काम है। ये एक ऐसे परिवार से आते हैं कि जो कि बिजनेस का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और इंतहाई करप्शन में इन्वॉल्व, बहुत से करप्शन केसेस हैं। यानी पाकिस्तान के बिलियंस ऑफ डॉलर इन्हीं ने, इनके भाई ने, इन्हीं ने, और इनके फादर ने, और अपनी बड़ी इंपायर इन लोगों ने खड़ी कर दी। जबकि ये भारत के से गए थे, पाकिस्तान की फैमिली मूव करके गई थी वहां के ऊपर। ये ओरिजिनल लाहौर या उस साइड के वेस्ट पाकिस्तान से इनका ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसके बाद कुछ ही समय में ये बहुत पावरफुल फैमिली बनती चली गई, बिजनेस में एक बड़ा इनका रोल किया। अब ये इनका कहना ये कि हम गरीबी दूर करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फिर ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मकान बनाएंगे, और जो बहुत मुश्किल नजर आता है। उसकी वजह यह है कि चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं कि उनको कोई आदमी सॉल्व करना किसी भी आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी है।
इकोनॉमी के जो हालत है, मैं आपको कुछ फिगर्स जो है मेरे पास मैं बताता हूँ कि जो डेट है उनका, यानी जो कर्जा है, वो 14% ऑन एन एवरेज बढ़ रहा है पर ईयर। 14% ये बहुत होता है। और जीडीपी की जो ग्रोथ है वो केवल 3% है। तो ये अनसस्टेनेबल डेट है। और ये जो इनके पास डेट है वो टोटल है, जो 22 और 23 में था, लगभग $5.2 ट्रिलियन का इनके पास डर है, डेट है। ये जो है, जो इनका बजट है वो उससे ज्यादा है। और ये जो डेट है पूरा जो आता है, ये आता है $220 बिलियन। और जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक जो वो है, रिजर्व्स जो है वो बहुत कम है। फॉरेन रिजर्व्स वो केवल 12 बिलियन के बचे हैं। उसमें सस्टेन करना किसी भी, हर 3 महीने के बाद इनको आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे सोर्सेस से लोन लेना पड़ता है। अब ये पिछले 3-4 महीने में थोड़ा सा इनको राहत मिल गई, क्योंकि वहां से भी पैसा आ गया। क्या कहते हैं, रेमिटेंसेज अरब देशों से जो वर्कर वहां काम करते हैं बड़ी संख्या में, उन्हीं ने कुछ पैसा भेज दिया। उनको लगा कि शायद इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, इसलिए उन्हीं ने भी घर अपने खानदान वालों को चलाने के लिए पैसा भेजना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत। तो उसकी वजह से थोड़े से इन्फ्लेशन जो है वो 23.55% है। 23.55% कीमतें बढ़ रही हैं वहां के ऊपर है। ये बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है। मैं दाल, चावल, चीनी और रोजाना के गेहूं, इनके तो प्राइसेस कुछ पता नहीं, हर रोज इतना जंप करती रहती है जिसकी सैकड़ों में आ जाती है रुपए के। और करेंसी जो है वो इनकी $279 से भी ज्यादा, $279.58 जो है में 1 रुपया मिलता है। यानी इतने रुपए में 279 या 80 के करीब, मतलब फ्लक्चुएट हर घंटे पे करता है, कि रुपए में देंगे तो कुल केवल $1 मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कैसी इनकी हालत होगी। इनके 5 मिलियन यानी 50 लाख वर्कर्स अभी कुछ समय पहले बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि जो एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये वो सेक्टर था जो कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में था। पाकिस्तान में कॉटन प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और वहां पे गारमेंट एक्सपोर्ट की फैक्ट्रीज बहुत है, बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिसमें कई करोड़ लोग काम करते हैं, जिसमें से 50 लाख से ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए। उसका रीजन ये था कि पावर, यानी बिजली की कीमतें बढ़ गई, क्योंकि जो उनको सब्सिडीज मिल रही थी वो बंद कर दी। और लगभग 1600 गारमेंट बनाने वाली कंपनीज जो थी वहां पे बंद हो गई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम यह है कि वहां पे जो फ्लड यानी सैलाब जो आया था 2 साल पहले, उसने बहुत तबाह कर रखा है। हालांकि इस दफे कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, वहां पे एग्रीकल्चर इम्प्रूव की है कुछ एरियाज में, क्योंकि फ्लड के साथ मिट्टी आ गई थी तो जमीन खराब हो गई। लेकिन यह है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, उससे बेहतर है। और इस साल इन्हें उम्मीद है कि चावल का ये सरप्लस पैदा करके उसको एक्सपोर्ट करना इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत इस साल चावल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इनको मार्केट ओपन मिल गया है। उससे इनको $3 बिलियन की रिपोर्ट्स मैंने कल भी बताई थी मिलने की आशा है। फिर उसके बाद यह है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट हम देख ही रहे हैं जिस तरीके का वहां पे है। जिस तरीके का अनरेस्ट है, इसको रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए उसके लिए कोई एक क्रिस्मेटिक लीडर्स होने चाहिए। लोगों का ट्रस्ट नहीं है इन लीडर्स के ऊपर। वो जानते हैं, इमरान खान ने सबकी पोल खोल दी है, सबके बारे में रिपोर्ट शाये कर दी, किसने कितना पैसा चुराया या कितना पैसा साइफर आउट किया है। अब वो चाहे जितने भी लीडर्स हों, जिस पार्टी के भी हों, उनके साथ एक बड़ी मुसीबत। तो जनता के बीच में पहले भी जनता जानती थी कि ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब ये है कि उनको कंफर्म हो गया है कि ये इनके बीच में, तो वो ट्रस्ट नहीं है। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले इनको। और दूसरी तरफ ये कि ऑलरेडी आतंकवादी संगठन वहां पे बहुत बड़े बड़े, उसमें सबसे बड़े तहरीक तालिबान पाकिस्तान है,
जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर से ऑपरेट करता है। अफ़गानिस्तान में उनको काफ़ी छूट मिली हुई है, उनके पास बहुत अच्छे हाई क्वालिटी अच्छे वेपन्स उनको जो अमेरिका वहाँ छोड़ के गया है वो तालिबान को तहरीक-ए-तालिबान को मिल गए हैं। उनका वो आए दिन वहाँ पे सेना के और पुलिस के ठिकानों पे अटैक करते रहते हैं। अभी हाल ही में 8 को मार दिया इससे। कंट्रोल से बाहर है, काफ़ी बड़ा एरिया भी वो कंट्रोल करती है। इसके अलावा और बहुत से ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हालात और बिगड़े तो बहुत से ग्रुप और खड़े हो जाएँगे नए। हमने ये देखा है बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जब इनस्टेबिलिटी बढ़ने लगती है तो नए खड़े। बलूचिस्तान में हम सब जानते हैं वहाँ के जो इस तरह के हालात हैं, वहाँ सेकुलर ग्रुप्स भी हैं, सेनाएँ भी उन लोगों ने बना रखी है, बाकायदा सेना के ऊपर अटैक कर रहे हैं, चाइनीज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाइनीज़ मूल के लोगों पे भी कर रहे हैं और फिर उसके अलावा वहाँ पे बहुत से कट्टरपंथी धार्मिक ग्रुप भी ऑपरेट कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान फंड कर रहा है, वो ईरान के अंदर और शियों के ऊपर और माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक करते रहते हैं। सिचुएशन वहाँ भी कंट्रोल में नहीं है जिस तरीके से। सिंध के जो लोग हैं, वो भी प्रांत के लोग खुश नज़र नहीं आते। और अगर बिलावल भुट्टो इलेक्शन हारते हैं, उनकी पार्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनती, तो उनकी पार्टी और कमज़ोर हो जाएगी और नए ग्रुप्स और इस तरह के लोग उसका जो वैक्यूम होगा उसको फिल करेंगे। तो हालात बहुत बुरे हैं और लोगों का मानना ये है वहाँ पे और मुझको भी ऐसे ही लगता है कि इलेक्शन तो ये करा ले जाएँगे सोर्स बना के, लेकिन उसके बाद जो स्थिति होगी, उसको सँभालना मुश्किल काम होगा सेना के लिए और लीडर्स के लिए भी। इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए पैसा चाहिए, $12 बिलियन जो कि उधार का है, वो उससे इकोनॉमी नहीं इम्प्रूव होती। और फिर 3 महीने के बाद इन्हें ये $12 घट के और कम हो जाएगा, 4 4 बिलियन और कुछ, तो कहाँ से आएगा? अब सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन ये भी बहुत संकोच करते हैं पैसा देते हुए। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पैसे जो भी जाते हैं वहाँ वापस आना मुश्किल है। दूसरे जो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा, सऊदी अरेबिया या यूएई चाहती थी कुछ इनके जो बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं उनका टेक ओवर करना, मगर क्योंकि आतंकवाद है तो इसलिए वो भी डरते हैं कि अगर हम टेक ओवर करते भी हैं, अगर उन एसेट्स को लेते भी हैं, उसके बदले में उनको कैश देते हैं और लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक है, तो वो एक लायबिलिटी भी बन सकती है। पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, समझ में नहीं आता कि किस तरीके से सुधरेंगे। ये पूरे रीजन के लिए एक चिंता का विषय है, न केवल इंडिया के लिए बल्कि अगर और बिगड़ते हैं तो बड़ी संख्या में पलायन की भी संभावना मुझे नज़र। देखिए क्या होता है, ये कहना तो मुश्किल है कि फ्यूचर क्या होगा। जो फिगर्स हैं और जिस तरह के इंडिकेशंस वहाँ से आ रहे हैं, उससे लगता है कि हालात बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस, इसलिए कि सेना हर चीज़ का हल नहीं ढूँढ सकती। सेना पॉलिटिकल क्राइसिस का हल नहीं ढूँढ सकती, सेना इकोनॉमिक क्राइसिस का भी जो है उसका हल नहीं ढूँढ सकती। हालाँकि सेना ने कहा है कि वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेगी और अगले कितने साल के अंदर वहाँ पे इतना सरप्लस हो जाएगा कि वो और एक्सपोर्ट करेंगे। ये सब कहने की बातें होती हैं। सेना का ये काम नहीं है, ये काम गवर्नमेंट के होते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ये सब कर सकती है। फिर उसके बाद हर 3 साल, 4 साल, 2 साल इस तरह से सेना का जो चीफ होता है वो बदल जाता है, नया आता है, वो नए प्लान फिर और ज़्यादा सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। करप्शन सेना में इतना है कि आप वन कैन नॉट इमेजिन। जो आदमी रिटायर होता है, अभी कमर बाजवा जो इससे पहले आर्मी चीफ थे, जब वो रिटायर हुए तो उनके बीवी के अकाउंट में पता चला कि $7 मिलियन हैं। वो यूरोप अमेरिका में अच्छी तरह वहाँ पे उनके दुबई में भी और अमेरिका में भी और कनाडा में भी और लंदन में भी ये लोग फ्लैट्स खरीद लेते हैं लड़कों के, बच्चों के नाम से और फिर रिटायरमेंट के बाद वहाँ चले जाते हैं। ये हालत है, कहाँ से हालात बिगड़ेंगे। आतंकवादी ग्रुप, कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं, भारत के खिलाफ नफरत, ये सब देश इनसे नहीं चलता। देश चलता है इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और, और डेवलपमेंट से। वो एजेंडा, डेवलपमेंट का एजेंडा कभी पाकिस्तान में रहा नहीं। हमेशा धर्म का इस्तेमाल किया, धर्म ही उनका एजेंडा रहा क्योंकि धर्म के नाम पे बना था। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे जल्दी ही। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए।
हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। धन्यवाद। शुक्रिया।